अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम। आज के बायोलॉजी के तीसरे टॉपिक के साथ दूसरा चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल फ्रिक्टिनेशन के टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको विद कंसेप्चुअल आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सेल फ्रिक्टिनेशन क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट। सेल फ्रिक्टिनेशन प्रोसेस निकला है फ्रिक्टिनेशन से, और फ्रिक्शन कहा जाते हैं स्मॉल पार्ट को, यानी वो टेक्निक सेल बायोलॉजी का वो टेक्निक जिसमें हम एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम आइसोलेट करें, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल फ्रिक्टिनेशन। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि सेल फ्रिक्टिनेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, यानी नीड ऑफ सेल फ्रिक्टिनेशन। इससे पहले टेक्निक में हम पढ़ चुके हैं कि हम सेल को स्टेनिंग के जरिए आइडेंटिफिकेशन और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे, यानी कलराइजेशन टेक्निक के जरिए। लेकिन यहां पर हम सेल फ्रिक्टिनेशन में हम सेल के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये मिसाल के तौर पर एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये जी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बहुत सारे पार्ट है सेल के अंदर। अब अगर हम सेल के बाद इसके पार्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम वो कौन सी टेक्निक अपनाएं कि इसके पार्ट को हम स्टडी करें। जैसे आप इसी चैप्टर में लाइसोसोम अलग तरीके से पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को अलग पढ़ेंगे, और फिर लाइसोसोम को अलग पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग से पढ़ेंगे। तो ऐसे आइसोलेटेड स्टडी के लिए हमें फिर उस ऑर्गेनील का एक बल्क चाहिए, यानी बहुत ज्यादा तादाद में। मिसाल के तौर पर अगर हम राइबोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे राइबोसोम का एक बल्क हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हम इस राइबोसोम को फिर स्टडी करें कि राइबोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये जब सेल में मौजूद हो तो फिर सेल किस तरह काम करती है, और ये जब फिर सेल के अंदर ना हो तो फिर ये कौन कौन से काम सेल नहीं कर सकती, यानी इसका फंक्शन क्या है। तो इन चीज़ों के लिए हमें सेल फ्रिक्टिनेशन की प्रोसेस क्या हो गया, उसकी नीड पैदा हो गई। तो सेल फ्रिक्टिनेशन इट इज ए टेक्निक which is used to isolate the different component of cell for study। ठीक है ना। यहां पर भी मैंने आपके साथ लिखा है सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट इन ऑर्डर टू स्टडी देम। अब सेल फ्रिक्टिनेशन में दो प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस होगा होमोजिनेशन का और दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का। होमोजेनेशन किसे कहते हैं? होमोजेनेशन में आप एक टिश्यू को लेंगे, उसको सबसे पहले लिक्विड मीडियम के अंदर ग्राइंड अप करेंगे, ठीक है ना, और उस ग्राइंड अप के बाद उस टिश्यू से फिर एक किस्म का सेम कंडीशन का एक सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हम उसको कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, होमोजेनेट है। इसके बाद होमोजेनेट को फिर हम एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, उसमें डाल देते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स जो किसी जिस्म को सेंटर की तरफ खींचती हो, आप ऑलरेडी इससे वाकिफ हो, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर वो उसको घुमाता है, और साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस पे लगाते हैं। तो इस स्पाइनिंग में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ चीजें ऊपर चली जाती है जिसको हम सुपरटेंडेंट कहा जाते हैं, और कुछ चीजें नीचे बैठ जाती है
तो उन चीजों को हम फिर कहते हैं कि ये पेलेट है, ठीक है ना। सीडिमेंट भी इसको कहा जाता है, पेलेट भी कहा जाता है। ये पेलेट इसी तरह हम ऊपर की चीजों को रिमूव कर देते हैं, तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो वन बाय वन अकॉर्डिंग टू साइज and their density, all the component of cell is separated. So in this way the process of cell fractionation is completed. तो अभी मैं एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक आपको व्यू देता हूं, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे जी। तो सबसे पहले क्या है, हमने सबसे पहले एक टिश्यू लिया। आपको पता है, ये देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक टिश्यू है और उसकी ये बाउंड्रीज है, ठीक है, ये टिश्यू है। अब ग्राइंडिंग में क्या होगा, ये जो इसको आप मैकेनिकल एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो ये जो बाउंड्रीज है ये इसमें नहीं होंगे, ठीक है ना, ये बाउंड्री खत्म हो जाएंगे सिर्फ, यानी आपको हर चीज आपको एक जैसा सॉल्यूशन लगेगा। तो इसको हम कहते हैं ग्राइंडर। याद रखिए कि ग्राइंडर एक इक्विपमेंट भी है जिसमें हम ग्राइंडर में इस टिश्यू को, किसी भी प्लांट टिश्यू को, किसी भी एनिमल टिश्यू को, किसी भी पार्ट्स को, आप मिसाल के तौर पर आपने लीफ का एक स्पेसिफिक पार्ट काट लिया और आपने फिर क्या कर लिया, ग्राइंडर में डाल दिया, तो ग्राइंडर में एक होमोजेनेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और याद रखिए कि ग्राइंडर में पहले से लिक्विड मौजूद होंगे। तो क्या है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या कर लिया, ये आपने वो सारी चीजें डाल दी, ये आपने ग्राइंड अप कर लिया और होमोजेनेट सॉल्यूशन बन गया। अब इसके बाद आपने एक मशीन में डालना है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है ना। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस टेस्ट ट्यूब को हमने फिर क्या कर लिया, सबसे पहले जब हम इसको स्पाइन करेंगे, यानी जब हम किसी सेंट्रीफ्यूज मशीन को रन करेंगे, तो ये 1000 G पर 10 मिनट, 1000 G पर 10 मिनट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने 10 मिनट के लिए इसकी स्पाइनिंग करनी है, और ये 1000 G का क्या मतलब है कि 1000 टाइम इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस होमोजेनेट सॉल्यूशन को मिलेगी। तो इसके नतीजे में इस सॉल्यूशन में फिर क्या होगा, कुछ चीजें बैठ जाएंगी। ये बड़े बड़े चीजें आपको नजर आ रहे हैं कि ये बैठ गए, और कुछ चीजें क्या है जी, कुछ चीजें क्या है, ये आपको इसी तरह ऊपर नजर आएंगे। जो ऊपर नजर आते हैं उसको हम कहते हैं सुपरनेटेड, ठीक है, और जो नीचे आपको नजर आते हैं ये इसको कहते हैं पेलेट, ठीक है ना। सीडिमेंट भी कहा जाता है, पेलेट भी कहा जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब इसको ये ऊपर जो सुपरनेटेड चीजें हैं इसको हम क्या करते हैं, वो हम इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर लेते हैं, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं इन चीजों को, और इसके बाद फिर हम रन करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन को। लेकिन इस मर्तबा आपने 80,000 फॉर आवर। याद रखिए कि यहां पर आपको जो पेलेट मिलेंगे, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस का मिलेगा, लार्जर साइज है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का भी मिल सकता है, ठीक है ना। बहरहाल न्यूक्लियस आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। तो जी इसके बाद फिर आपने इस पेलेट को हटाने के बाद ये सुपरनेटेड को इस नए टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर इसको रन किया। इस मर्तबा आप 10 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए 80,000 G सेंट्रीफ्यूज मशीन को घुमाएंगे, तो उसमें क्या होगा, अब इस मर्तबा 180,000 फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस टेस्ट ट्यूब को मिलेगा। तो इसमें इंटरमीडिएट साइज, जो दरमियानी साइज के, मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन है या सेल डेब्रिस है, वो इस तरह के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह के ऑर्गेनील, इस तरह के कंपोनेंट इस सेक्शन में आपके साथ हासिल होंगे। और इसी तरह फिर इसमें मशीन को स्टॉप करने के बाद, ऑफ करने के बाद आपको नीचे कुछ पेलेट नजर आएंगे और फिर ऊपर सुपरनेटेड आएंगे। तो वो जो इस मर्तबा मिले हैं ये इंटरमीडिएट साइज के कंपोनेंट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया 10.5 होंगे। इसके बाद फिर आपने फिर सुपरनेटेड को फिर तीसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है, और फिर इसके बाद 1,00,000
1,00,000 जी पर आवर या 2 घंटे के लिए आपने स्पाइनिंग करवानी है सेंट्रीफ्यूज पर। तो इस तरह आपको सबसे आखिर में जो राइबोसोम मिलेंगे, सबसे आखिर में जो छोटे छोटे साइज के सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे कंपोनेंट क्या हो गया, आपको डेंसिटी की बुनियाद पर, डेंसिटी ग्रेडियंट की बुनियाद पर आपको क्या हो गए, सेपरेशन हो गए। याद रखिए कि इसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, ठीक है ना, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। लेकिन अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट क्या लफ्ज है, मिसाल के तौर पर ये टेस्ट ट्यूब है, आपने ऊपर सबसे पहले सिकारोज रखा है, हेवी वाटर भी इस्तेमाल करते हैं, तो बास सिकारोज की डेंसिटी 10 होंगे, बास सिकारोज की डेंसिटी 20 और बास के 40 और बास के 50 वगैरह इसी तरह। अब आपने इस ग्रेडियंट को लेकर यहाँ पर ले आया इस होमोजेनेट को, तो ये अपने डेंसिटी के एतबार से अपने अपने जगहों पर पहुंच, किसी की डेंसिटी 10 है तो वो यहाँ पर होंगे, किसी के 20 है तो यहाँ पर, किसी के 40 है तो यहाँ पर। तो इसको हम फिर कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेंट्रीफ्यूगेशन का जो टेक्निक है आपको इसका क्लियर कट पता हो गया होगा। और आपको मैं एक ये बात बताऊं कि अगर यहाँ पर आपको सबसे पहले जो न्यूक्लियस, अगर आप डीएनए को हासिल करेंगे तो आप डीएनए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो आपको पहले लार्ज न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस को आपने सेंट्रीफ्यूज करना होगा, और फिर इसके बाद आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, फिर क्रोमोसोम के बाद आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बेलेट में आपको आखिर में डीएनए मिल सकता है। तो ये आपके साथ ये एक टेक्निक थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्चुअल हो, अगर आपको इससे कुछ समझ आया हो, तो लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।